अच्छा, कभी सोचा है कि वसंत के मौसम में जो हवा में पीले पीले कण उड़ते हैं, वो अनगिनत पोलन ग्रेन्स यानी पराग कण आखिर आते कहाँ से हैं? ये सब कुछ शुरू होता है एक फूल के अंदर छिपी एक कमाल की माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री में। तो आज हम इसी फैक्ट्री का एक टूर करने वाले हैं और समझेंगे कि एक फूल से पराग कण तक का ये सफर ये होता कैसे है। सोचिए जरा, एक अकेला फूल हजारों बल्कि कभी कभी तो लाखों पॉलन ग्रेन्स बना देता है। कैसे? ये पूरी प्रक्रिया ना एक बहुत ही जटिल और छोटी सी फैक्ट्री की तरह है। तो चलिए इस फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरुआत करते हैं जरा बड़ी पिक्चर से। हम बात कर रहे हैं फूल वाले पौधों की, जिन्हें साइंटिफिक भाषा में एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। पता है ये पौधे हमारे प्लैनेट पर सबसे कामयाब क्यों माने जाते हैं? इसका एक बहुत बड़ा राज छिपा है इनके रिप्रोडक्शन के तरीके में, जो कि पूरी तरह से इनके फूलों पर ही निर्भर करता है। देखिए, फूल सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए नहीं होते। असल में ये इन पौधों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेंटर पॉइंट है और इन्हीं फूलों की वजह से एंजियोस्पर्म्स अपने बीजों को फलों के अंदर एकदम सुरक्षित रख पाते हैं। ये एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी है जिसने उन्हें पूरी दुनिया में फैलने में मदद की है। तो ठीक है, अब एक फूल के अंदर जूम इन करते हैं और उस हिस्से को ढूंढते हैं जहां ये सारे पराग कण बनते हैं। हम सीधे चल रहे हैं उस पॉलन फैक्ट्री की तरफ जिसे स्टेमन के नाम से जाना जाता है। किसी भी फूल में पंखुड़ियों जैसे एक्सेसरी हिस्से होते हैं जिनका काम होता है कीड़ों को अट्रैक्ट करना। लेकिन जो असली एक्शन है वो होता है इसेंशियल वर्ल्ड्स में, और हमारे लिए आज सबसे जरूरी है स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो ये जो स्टेमन है, इसके दो मेन पार्ट्स हैं। एक लंबा सा डंठल जिसे फिलामेंट कहते हैं और उसके ठीक ऊपर लगा होता है एंथर। ये एंथर ही हमारा असली हीरो है। यही वो जगह है जहां परागकण यानी पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो चलिए इस पर और करीब से नजर डालते हैं। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। अब हम इस एंथर को एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखने जा रहे हैं ताकि इसकी अंदर की बनावट को ठीक से समझ सकें। ये सच में एक प्रोडक्शन फैसिलिटी जैसा ही है। ज्यादातर एंथर को अगर आप देखेंगे तो वो दो हिस्सों में बटा होता है, जिसे बाइलोब्ड कहते हैं, और फिर हर हिस्से के अंदर दो और चेंबर होते हैं। तो कुल मिलाकर हो गए 4 चेंबर, और इसी वजह से इसे डाइथीकस कहा जाता है। इन्हीं चेंबर्स के कोनों में माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। यही वो स्ट्रक्चर्स हैं जो आगे चलकर पॉलन सैक्स यानी पराग थैलियों में बदल जाते हैं, जिनके अंदर हजारों लाखों पराग कण भरे होते हैं। अब देखिए, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट की तरह इस फैक्ट्री की भी मजबूत दीवारें हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम को 3 बाहरी परतें प्रोटेक्ट करती हैं: एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर्स। ये न सिर्फ सुरक्षा देती हैं, बल्कि जब सही वक्त आता है तो एंथर को फटने में भी मदद करती हैं ताकि पोलन बाहर निकल सकें। इस प्रोसेस को डेहिसेंस कहते हैं। और अब बात करते हैं सबसे अंदरूनी सबसे खास परत की, टैपेटम। इसे नर्व सेल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही काम है, अंदर जो पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं उन्हें लगातार पोषण देना, उन्हें एनर्जी देना, ताकि वो ठीक से डेवलप हो सकें। तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। देखिए, एंथर की दीवारों के ना 2 मेन काम हैं। जो बाहर की 3 लेयर्स हैं, उनका काम है प्रोटेक्शन और बाद में पॉलन को रिलीज करने में मदद करना। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है यानी टैपेटम, उसका काम है उन्हें खाना पीना देना, उनका पोषण करना। तो सिंपल है, एक तरफ सुरक्षा और दूसरी तरफ पोषण। अब हम पहुंच गए हैं फैक्ट्री के एकदम सेंटर में, जहां मौजूद है स्पोरोजिनस टिश्यू। इसे आप परागकण बनाने का कच्चा माल या रॉ मटेरियल समझ सकते हैं। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। इन्हीं सेल्स के अंदर वो काबिलियत होती है कि वो डिवाइड होकर पॉलन ग्रेन्स बना सकें। तो अब आते हैं उस असल प्रक्रिया पर जहां ये सब कुछ होता है, यानी परागकण बनने की प्रक्रिया। इस बायोलॉजिकल असेंबली लाइन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की शुरुआत होती है स्पोरोजिनस टिश्यू के एक सेल से, जिसे पॉलन मदर सेल या पीएमसी कहते हैं। ये सेल डिप्लॉयड यानी 2n होती है, जिसका मतलब है कि इसमें क्रोमोसोम्स का पूरा डबल सेट होता है। ये पूरी प्रक्रिया मियोसिस नाम के एक स्पेशल सेल डिवीजन से होती है। तो एक सेल से 4 कैसे बनते हैं?
ये मेनली 2 स्टेप्स में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और उसके बाद होता है फाइनल मैचुरेशन। चलिए इसे एक-एक करके समझते हैं। पहले स्टेप यानी मियोसिस 1 में वो एक डिप्लॉयड पीएमसी डिवाइड होकर 2 हैप्लॉयड सेल्स बनाती हैं। इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर क्रोमोसोम्स की संख्या ठीक आधी हो जाती है। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए एक बहुत बहुत ज़रूरी कदम है। इसके ठीक बाद आता है मियोसिस 2। इसमें वो जो 2 हैप्लॉयड सेल्स बनी थी वो फिर से डिवाइड होती हैं और नतीजा होता है 4 हैप्लॉयड सेल्स का एक गुच्छा। इसी गुच्छे को माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। तो मतलब एक पीएमसी से हमें 4 माइक्रोस्पोर्स मिल गए। बस अब हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है यानी परागकण वो अपने सफर के लिए लगभग तैयार है। आइए देखते हैं कि इस माइक्रोस्पोर टेट्राइड से ये अलग-अलग पॉलन ग्रेन्स आखिर बनते कैसे हैं। होता ये है कि जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है और सूखता है, मतलब डिहाइड्रेट होता है, टेट्राड के ये चारों सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यही अलग हुए सेल्स फिर डेवलप होकर अलग-अलग इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। और बस इसी तरह एक माइक्रोस्पोरेंजियम में हजारों परागकण तैयार हो जाते हैं। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए जल्दी से 4 सबसे जरूरी शब्दों को दोहरा लेते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। डाइथीकस यानी 4 चेंबर वाला एंथर, टैपिटम यानी नर्स सेल्स, स्पोरोजीनस टिश्यू यानी कच्चा माल, और माइक्रोस्पोरोजिनेसिस यानी ये पूरी प्रक्रिया। तो अब ये तो पता चल गया कि पॉलन ग्रेन बनता कैसे है, पर रुकिए, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली सवाल तो अब शुरू होता है कि ये नन्हा सा कण अपनी ये जबरदस्त यात्रा पूरी कैसे करता है, एक फूल से निकलकर दूसरे फूल तक पहुंचता कैसे है। ये अपने आप में एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसे हम देखेंगे शायद अगली बार।